हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने हमारे रिमेनिंग शेड्यूल्स थे अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, जो कि आपका 1945 में भारत के अंदर लागू हुआ था। तो हमने शेड्यूल पी तक का स्टडी कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम शेड्यूल क्यू आर से लेकर शेड्यूल वाई तक का डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं शेड्यूल क्यू किसके बारे में बात करता है। तो शेड्यूल क्यू बात करता है बच्चों स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। आप इसे ऐसे याद रखिए, डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है, आपके पर्टिकुलर नॉन लिविंग सर्फेसिस में जीरो जर्म्स को रखना। यानी कि वहां पे वो जर्म्स को क्या कर देता है, गायब कर देता है ना, जर्म फ्री कर देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस कर सकते हैं क्यू और ओ में। तो यानी कि शेड्यूल क्यू क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स को बताता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेड्यूल आर की। तो शेड्यूल आर क्या करता है, शेड्यूल आर बात करता है जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके ये स्टैंडर्ड्स को बताता है। ठीक है, सो इट टेल्स द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स। ठीक है, जो रबर लेटेक्स से बने हुए कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, उदाहरण के लिए कॉन्डोम्स। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो दिया गया है शेड्यूल आर के अंदर। शेड्यूल आर के अंदर एक और इसका छोटा सा पार्ट होता है शेड्यूल आर वन। तो शेड्यूल आर वन में क्या बताया गया है, शेड्यूल आर वन में उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का स्टैंडर्ड दिया गया है जो कि कैसे होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो आर वन में दिया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो कॉपर टी है, तो ये एक तरीके का मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है कि ये डिवाइस कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कौन सा इसमें मटेरियल लगा रहना चाहिए, ठीक है, ये सारा स्टैंडर्ड जो है वो शेड्यूल आर वन में दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल आर इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। जो आर है वो आपका है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स, जैसे कि क्वांटम। एंड आर वन इज अबाउट स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं व्हाट कम्स आफ्टर आर। आर के बाद जो अल्फाबेट आता है वो है आपका एस। तो एस क्या है, एस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कैसे याद किया है, मेरा नाम एस से शुरू होता है, ठीक है, और मुझे पसंद है कॉस्मेटिक, आई लाइक कॉस्मेटिक्स। तो मैंने इसको अपने लेटर से याद कर लिया कि अच्छा एस से मुझे कॉस्मेटिक्स पसंद है। तो अगर मुझे कॉस्मेटिक्स का स्टैंडर्ड्स पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ूंगी, अपने ही नाम के लेटर से शुरू होता हुआ शेड्यूल पढ़ूंगी, शेड्यूल एस। ठीक है, तो शेड्यूल एस में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फिर आपको बात करनी है शेड्यूल टी की। तो शेड्यूल टी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने शेड्यूल एम पढ़ा था ना, शेड्यूल एम में क्या था, जीएमपी गाइडलाइंस फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, है ना। शेड्यूल एल पढ़ा था आपने, वो क्या था, जीएलपी गाइडलाइंस। अब शेड्यूल टी क्या है, शेड्यूल टी भी बच्चों क्या है, ये भी जीएमपी गाइडलाइंस ही बताता है। ठीक है, इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द जीएमपी गाइडलाइंस। तो एम एल टी को आप एक साथ पढ़िए, जरा आपको मदद मिलेगी। और इस ये इम्पोर्टेंट है, आपने अगर इसको साथ में पढ़ा ना, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ट्रिकी तो आप क्रैक कर जाओगे। चाहे आप जीपेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप अपना फाइनल जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, चाहे आप वो दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उस दोनों में आपको अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ये आए तो आप इस ट्रिक में फंसोगे नहीं, क्योंकि आपने याद कर रखा है तीनों को कि एम एल टी जो है, ये तीनों जो है वो आपका गाइडलाइन से रिलेटेड है। एम जो है वो भी जीएमपी गाइडलाइन से रिलेटेड है, और टी भी जीएमपी गाइडलाइन से रिलेटेड है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर जो जीएमपी गाइडलाइन दी जाती है वो दी जाती है आयुष के लिए। ठीक है ना, आयुष यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी, और जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हमारे पास ये तीन सिस्टम भी तो है मेडिसिन के। तो इनकी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इनकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन है वो आपको मिलेंगी शेड्यूल टी के अंदर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, द पॉइंट टू बी रिमेम्बर ऑल दीज शेड्यूल इज, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी न किसी पैटर्न से आप इनके लेटर से आप इनके अंदर का जो डिटेल है वो आप याद कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये बात है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। फिर आता है शेड्यूल यू। तो मैंने कैसे याद किया है, शेड्यूल यू इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स, इट इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, शेड्यूल यू के अंदर क्या क्या आता है, जितने भी आपके ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, है ना, उसकी एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड आते हैं शेड्यूल यू के अंदर। अब आता है शेड्यूल यू के अंदर ही आता है एक शेड्यूल यू वन। तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द
कॉस्मेटिक्स। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? यू जो है इट इज ऑल्सो अबाउट रिकॉर्ड, U1 इज ऑल्सो अबाउट रिकॉर्ड। यू का मतलब रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आता है? शेड्यूल यू में आता है प्रोविजंस related to the manufacturing and analysis record of drugs. This is for record of drugs and this is for record of cosmetic. ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल यू के बाद क्या आता है बच्चों? व्हाट कम्स आफ्टर यू? आफ्टर यू आता है आपका वी। तो बच्चों वी क्या बताता है? वी बताता है स्टैंडर्ड्स फॉर। सो शेड्यूल वी इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो जितनी भी आपकी पेटेंटेड मेडिसिन है उनका जो स्टैंडर्ड है वो दिया गया है शेड्यूल वी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल वी इज रिलेटेड टू पेटेंट्स एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन और ड्रग्स। ओके, अब बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट शेड्यूल की, विच इज शेड्यूल डब्ल्यू। तो शेड्यूल डब्ल्यू में क्या दिया गया बच्चों? इसके अंदर उन ड्रग्स की लिस्ट दी गई है जिनको आप मार्केटिंग जब भी करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इनको उनके जेनेरिक नेम के अंडर ही मार्केटिंग कर सकते हैं। सो शेड्यूल डब्ल्यू इज ऑल अबाउट लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज मार्केटिंग, ये ध्यान रखिएगा, हुज मार्केटिंग शुड बी डन, हुज मार्केटिंग शुड बी डन अंडर जेनेरिक नेम ओनली। ऑल राइट, तो आपको उसको उसके जेनेरिक नेम के अंडर ही मार्केट करना है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मार्केटिंग करनी है। अगर आपको पता है कि मेरे पास जो वो ड्रग है वो आपका शेड्यूल डब्ल्यू की ड्रग है, तो शेड्यूल डब्ल्यू की ड्रग को आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के इस शेड्यूल की वजह से होने की वजह से आप उसको उसके जेनेरिक नेम के अंदर पर ही आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उसे किसी ब्रांडेड ड्रग के नेम पर मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल एक्स की। तो शेड्यूल एक्स में क्या आता है बच्चों? जहां हम शेड्यूल एक्स की बात करते हैं वहां पे हमारे पास वो ड्रग्स आ जाते हैं जिनकी इंपोर्टिंग करने के लिए, तो इसमें वो ड्रग्स आती हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इंपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी डन अंडर स्पेशल प्रोविजन। इसमें उन दवाइयों की सूची है जो आपका इंपोर्ट करने के लिए बात करें या चाहे आप उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दे विल रिक्वायर स्पेशल प्रोविजन, है ना। मान लीजिए आप इंपोर्टर बनना चाह रहे हैं, आपको ये रॉ मटेरियल बाहर से अपने देश में मंगाना चाह रहे हैं ताकि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो आपको अगर पता है कि वो जो ड्रग है वो आपका शेड्यूल एक्स की है, तो शेड्यूल एक्स की ड्रग को आपको स्पेशल प्रोविजन के साथ ही आप उसे इंपोर्ट करेंगे। एग्जेम्प्टेड नहीं है वो, जैसे हमने शेड्यूल जी में पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड होती हैं जिनके आपको कोई इंपोर्टिंग के लिए प्रोविजन नहीं चाहिए होता है। पर शेड्यूल एक्स में अगर वो ड्रग फॉल करती है तो आपको स्पेशल प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेड्यूल अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल, शेड्यूल वाई, ठीक है। शेड्यूल वाई के अंदर बच्चों क्या आता है? मान लीजिए आपको कोई एक न्यू ड्रग है, आपको वो न्यू ड्रग का आपको एप्लीकेशन करना है, तो उसका स्टैंडर्ड दिया गया है आपके शेड्यूल वाई में। मान लीजिए आपको कोई ड्रग है, नई ड्रग, आपको उसको यू वांट टू अंडरटेक दैट पर्टिकुलर ड्रग फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल, है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए शेड्यूल वाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल वाई ही क्या ऑफर करता है? ये आपको वो रेगुलेशंस या गाइडलाइंस ऑफर करता है जो आपको न्यू ड्रग के लिए या फिर आपको क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर शेड्यूल्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। हमने अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा कि हमारा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स आए थे 1945 में, इसके अंदर जो हम टोटल नंबर की बात करें अगर शेड्यूल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो हमने यहाँ पढ़े वो कितने थे? अल्फाबेट्स में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ हमने कितने पढ़े शेड्यूल्स? 24। तो 24 यहाँ पे शेड्यूल होते हैं, आई नहीं होता है और ना ही हमारा लास्ट वाला जो लेटर होता है ना इंग्लिश का अल्फाबेट्स का, वो भी नहीं होता है। इसके अलावा जितने हैं A B C D वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल हमारे इस रूल के अंदर आते हैं। उन सभी की इन डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई want to thanks everyone who watches our videos and support us through their comments on through their feedback.
एंड आई होप कि आप लोग आगे भी अपना सपोर्ट देते रहेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस हैं, आप उन इसके साथ कनेक्ट बना के रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है काम करके अप्रेज मिलने पर। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।